हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 11 एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। इसके पहले हमने चैप्टर 1 पूरा डिस्कस कर लिया, पूरे कॉन्सेप्ट वाइज वीडियोस भी अपलोड किए थे और मैंने फुल चैप्टर का भी वीडियो अपलोड कर दिया, कंपाइलेशन ऑफ दैट ऑल कॉन्सेप्ट वाइज वीडियोस। इसमें भी हम पहले चैप्टर 11 के सारे ही कॉन्सेप्ट वाइज वीडियोस अपलोड करेंगे और एट द एंड पूरे ही चैप्टर का फुल कंपाइल्ड वीडियो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। हम पूरा ही आईसीआई की मटेरियल जो है, स्टडी मटेरियल, उसमें से ही पढ़ने वाला है। सारे ही जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, टेस्ट योर नॉलेज, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, फिर केस स्टडीज, सब कुछ इसमें कवर अप करेंगे। ये पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 11 है, जिसमें हम एथिक्स क्या है वो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेंगे और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स के जो 5 फंडामेंटल फैक्टर्स है वो हम समझने वाले हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है। राइट, ये जो चैप्टर है, चैप्टर 11, राइट, इसका जो वेटेज दिया है, आईसीआई ने सेक्शन वाइज वेटेज इश्यू किए थे, उसमें ये चैप्टर 11 का वेटेज दिया है वो है 8 to 12 मार्क्स। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, राइट, क्योंकि 8 से 12 मार्क मतलब अराउंड 10 मार्क्स का इसमें से पूछने के चांसेस है। और ये चैप्टर इतना भी बड़ा नहीं है, तो हम इजीली समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं और इसमें से मार्क्स कवर अप कर सकते हैं। तो ये वीडियो, ये जो चैप्टर है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो अच्छे से समझिएगा। अब ऑडिटिंग एंड एथिक्स जो पूरा सब्जेक्ट है, उसी का नाम ऑडिटिंग एंड एथिक्स कर दिया और एथिक्स पर पूरा इसको एम्फेसिस किया गया है, इसीलिए ये पूरा चैप्टर अलग से बनाया गया और इसका वेटेज भी बहुत ज्यादा है। ये पहले ओल्ड कोर्स में चैप्टर 1 के साथ जो आता था वही चीज है, बस यहाँ पर थोड़ा सा कंटेंट अलग तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है, बाकी ये वही चीज है। इसमें एथिक्स के बारे में है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स है, इंडिपेंडेंस, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, एसए 210, एसए 220 और एसक्यूसी 1, ये इतने टॉपिक्स इसमें कवर अप किए गए हैं जो पहले ओल्ड कोर्स में चैप्टर 1 में ही दिया हुआ था। तो चलिए ये समझते हैं चैप्टर 11 पार्ट 1 जो है, इसमें हम समझेंगे एथिक्स एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। तो स्टार्ट करते हैं एथिक्स से। आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन के लिए पहले तो ये जो स्टोरी दे रखी है, जो हमारे कुछ काम की नहीं है। यहाँ पर जो मीनिंग ऑफ एथिक्स, अ स्टेट ऑफ माइंड। एथिक्स हम सबको पता है, राइट, कि एथिक्स क्या होना चाहिए, क्या होता है, राइट, वही यहाँ पर समझाया है। इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज है वही मैं समझाऊंगा, बाकी एथिक्स के बारे में आपको पता है और ये रिलेवेंट भी नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। द टर्म एथिक्स मीन्स मोरल प्रिंसिपल्स विच गवर्न अ पर्सन's बिहेवियर और हिज कंडक्टिंग ऑफ एन एक्टिविटी। कोई भी पर्सन जो है वो अपने एक्टिविटीज किस तरह से करेगा और उसका बिहेवियर क्या होगा, वो उनके मोरल प्रिंसिपल्स पर डिपेंड करता है। वही एथिक्स है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो सही है वही करना चाहिए, चाहे हमें कोई देख रहा है या नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, बट अपने प्रिंसिपल्स ऐसे है कि इसीलिए हम कुछ गलत नहीं करेंगे। आप एग्जाम में कॉपी नहीं करेंगे, किसी की चीज आप बिना पूछे यूज नहीं करेंगे, राइट, वही एथिक्स कहलाया जाएगा। राइट, ये सिंपल चीज है, चोरी ना करना, वो सारी चीजें। तो ये एथिक्स है वो प्रोफेशन में भी होने चाहिए। बीइंग सीए इन प्रैक्टिस, हम अश्योरेंस सर्विसेज अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें भी हमें कुछ गलत नहीं करना चाहिए। हमें किसी तरीके से ज्यादा पैसे मिल रहे हैं या फिर हमारा कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, उस वजह से हमें कुछ भी गलत काम नहीं करना चाहिए। हमारा ओपिनियन है वो गलत नहीं होना चाहिए, राइट। तो यही एथिक्स है, तो उसी को एथिक्स के ऊपर एम्फसिस किया गया है। पूरे सीए करिकुलम में एथिक्स के ऊपर ज्यादा एम्फसिस किया गया है, इसीलिए सारे सब्जेक्ट में एथिक्स जहां पर नेसेसरी है वहां पर ऐड किया हुआ है। स्पेसिफिकली सीए फाइनल में उसके ऊपर ज्यादा एम्फसिस है। तो ये जो फर्स्ट लाइन है ये आपको टिक करके रखनी है, ये पूछ सकते हैं। बाकी इन जनरल एथिक्स क्या है वो सारी चीजें समझाई गई है जो हमारे कुछ काम की नहीं है, तो ये आप बाकी का इग्नोर कर सकते हैं। इवन ये जो नीड फॉर प्रोफेशनल एथिक्स है कि क्या जरूरत है प्रोफेशनल एथिक्स की, तो ऑब्वियस है ना, हमारे सीए के जो प्रोफेशन है, अश्योरेंस सर्विसेज, ऑडिट वगैरह की सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं, उसके ऊपर बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स है वो ट्रस्ट करते हैं। तो वो ट्रस्ट करते हैं, तो उनके ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए एथिक्स होने जरूरी है, राइट। तो उसी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हमारा जो सर्विसेज है उसमें क्वालिटी मेंटेन हो पाए, उसी के लिए एथिक्स जरूरी है। इसीलिए हमारे सीए के प्रोफेशन में भी एथिक्स को एम्फसिस किया गया है, राइट। तो यही चीज यहाँ पर समझाई हुई है, बट ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा। अब आ जाइए 11.5 पर दिया है प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच वर्सेस रूल बेस्ड अप्रोच टू एथिक्स, एथिकल और लीगल।
अब एथिक्स से वो दो तरीके से हो सकता है, एक तो प्रिंसिपल बेस्ड हो सकता है एंड अनदर वन वुड बी रूल बेस्ड। प्रिंसिपल बेस्ड मतलब कि खुद जो पर्सन है वो खुद क्या सोचता है, उनके मोरल्स, उनके प्रिंसिपल्स, उसी के बेसिस पर अगर वो एथिकल काम करता है देन इट्स फाइन, वो होना ही चाहिए, तभी कोई भी काम वो एथिकली करेगा। और कुछ चीजें ऐसी होती है कि रूल बेस्ड होती है, रूल्स ऐसे लाए गए हैं जिस वजह से एथिक्स से वो मेंटेन हो पाए, कंपल्सन इन नेचर है, लो रेगुलेशन ही ऐसा है कि जिससे एथिक्स मेंटेन हो पाए। अगर आपके मतलब जैसे कि अगर ब्लड रिलेशन में है तो मेरे भाई की अगर कोई कंपनी है तो मैं उसका ऑडिट नहीं कर सकता, वहां पर ये रूल आ गया है, कंपल्सन है कि अगर ब्लड रिलेशन है तो आप उनका ऑडिट नहीं कर सकते, तो वो रूल बेस्ड ऑडिट हो गया, रूल बेस्ड एथिक्स हो गया। अगर मुझे खुद से लग रहा है कि मुझे मेरा अगर ये रिलेटिव है, मेरा फ्रेंड है, और अगर उसकी कंपनी में मैं अगर ऑडिट करूंगा तो शायद हो सकता है कि मैं बायस्ड हो जाऊं, मैं शायद अपना ओपिनियन इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस ना कर पाऊं, तो वो चीज है वो प्रिंसिपल बेस्ड। अगर कोई रूल रेगुलेशन के हिसाब से वो जो फ्रेंड या रिलेटिव की कंपनी है वो रूल बेस्ड एथिक्स में कवर अप नहीं होती है, उसके ऊपर कंपल्सन नहीं है, मुझे रूल्स लो रेगुलेशन है वो अलाउ करते हैं कि मैं उनका ऑडिट कर सकता हूं, बट मुझे ऐसा प्रिंसिपली ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है कि मैं वहां पर एथिकली काम ना कर पाऊं और वो मैं ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करता हूं, तो वो प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच हो गया एथिक्स का। अगर रूल्स अलाउ नहीं कर रहे तो वो रूल बेस्ड अप्रोच, राइट। तो इस दो तरीके से एथिक्स है वो मेंटेन हो पाएंगे। प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच ज्यादा ही इंपॉर्टेंट और वाइडर हो सकता है, रूल बेस्ड अप्रोच में सारी ही सिचुएशन हम कवर अप नहीं कर पाएंगे और वो रिजिडिटी भी रहती है, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रहती है, तब प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच होना चाहिए। बट प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच है वो हम जस्ट समझा सकते हैं, किसी को बता सकते हैं, बट उसका कंप्लायंस हो रहा है या नहीं वो कभी भी नहीं देख सकते, राइट। तो चलिए ये समझते हैं, इसमें से एग्जाम में आने के चांसेस थोड़े से है, करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, तो ये समझते हैं। एथिकल गाइडेंस में फॉलो प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच और रूल बेस्ड अप्रोच। The essence of principle based approach to ethics is that it requires compliance with spirit of ethics. Ethics की spirit होनी चाहिए, अंदर से ये ऐसा होना चाहिए कि मैं ये ethics follow करूंगा। It requires accountant to exercise professional judgment in every situation based upon their professional knowledge, skill and expertise. प्रोफेशनल अकाउंटेंट मतलब यहाँ पर सीए इन प्रैक्टिस या फिर जो भी सीए की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट, तो उनके लिए ये प्रोफेशनल जजमेंट है, वो सारी ही सिचुएशन में उनको ये मेंटेन करना चाहिए उनकी प्रोफेशनल स्किल्स, एक्सपर्टीज, नॉलेज के हिसाब से। इट रिक्वायर्स दैट अकाउंटेंट should use professional judgment to evaluate every situation to arrive at कंक्लूजन पर आने के लिए उनको हर सिचुएशन को इवेल्युएट करना चाहिए कि इसमें क्या होना चाहिए और जो सही है वही करना चाहिए। However, rule-based approach to ethics strictly follows clearly established rules. Rules-based approach में कोई rules बनाए गए हैं उसी को follow करना रहेगा। It may lead to a narrow outlook and spirit of ethics may be overlooked while strictly adhering to rules. Further, rule-based approach is somewhat rigid as it may not be possible to deal with every practical situation relying upon rules. राइट, तो रूल बेस्ड अप्रोच की ये लिमिटेशन भी हो जाएगी, वो रिजिड हो जाएगा, वो सारी ही सिचुएशन को कवर अप नहीं कर पाएगा, सारे ही केस सिनारियोज अलग अलग होंगे, पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन, तो हो सकता है कि रूल बेस्ड सारे ही कवर अप ना करे और वहां पर एथिक्स के लिए वो रूल बना ही ना हो कि यहाँ पर एथिक्स मेंटेन हो पाए। Therefore, it is necessary that spirit of code is follow. सिंपल, ये आपको करेक्ट इनकरेक्ट या एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, तो आप ये एक बार रीड कर सकते हैं। चलिए अब समझते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, तो ये तो आपको अच्छे से करके ही जाना चाहिए, इसमें से करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यूज इवन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं, राइट। यहाँ पर 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हमें दिए हैं: इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। The fundamental principles of ethics establish the standards of behavior expected of a professional accountant. A professional accountant shall comply with each of the fundamental principles. Fundamental principles of professional ethics are as under. यहाँ पर ये 5 है, तो 5 इन डिटेल दिए हुए हैं, तो वो हम समझते हैं। सबसे पहले दिया गया है इंटीग्रिटी। प्रोफेशनल अकाउंटेंट मतलब सी है, उनको इंटीग्रिटी मेंटेन करनी चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना चाहिए, ऑनेस्ट रहना चाहिए, जो सही है उन्हीं को हमें बताना चाहिए, कोई भी मिसलीडिंग चीजें नहीं होनी चाहिए, कुछ भी गलत चीजों को हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए।
A professional accountant shall comply with principle of integrity, which requires an accountant to be straightforward and honest in all professional and business relationships. Integrity implies fair dealing and truthfulness. Straightforward, जो सही है वही बोलना है, ऑनेस्टी रखनी चाहिए अपने प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप में। यहाँ पर प्रोफेशनल अकाउंटेंट है वो सीए के लिए यूज किया गया है, जनरली सीए इन प्रैक्टिस होगा। इंटीग्रिटी इंप्लाइज फेयर डीलिंग एंड ट्रूथफुलनेस, फेयर जो भी है वो फेयर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और जो सही है उन्हीं को हम सपोर्ट करेंगे। A professional accountant shall not knowingly be associated with reports, returns, communications, or other information where the accountant believes that the information contains some materially false or misleading statement, contains statement or information provided negligently or omits or obscures required information where such omission or obscurity would be misleading. Obscures जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसका मतलब होगा कंसील, कंसील मतलब कि कुछ छुपाना, कुछ जो नेसेसरी चीज है वो छुपा रहे हैं या फिर ओमिट कर रहे हैं, जानबूझकर वो मिस कर रहे हैं, उसमें नहीं दिखा रहे हैं। अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है वो नेग्लिजेंटली दिखाई है या फिर ओमिट कर दी है या फिर ऑब्स्क्यूर मतलब छुपाई गई है, तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन से जो यूजर ऑफ दैट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या जो रिपोर्ट होगा वो यूजर है उसको मिसलीड हो सकता है, तो वो इंटीग्रिटी नहीं है। ऐसी कोई भी चीज, ऐसा कोई भी रिपोर्ट, रिटर्न इंफॉर्मेशन को हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए। कोई भी इंफॉर्मेशन जो है, रिपोर्ट है, रिटर्न्स है, कम्युनिकेशन है, अगर उसमें कुछ भी ओमिट किया गया है, नेग्लिजेंटली प्रेजेंट की गई है या फिर कुछ चीजें छुपाई गई है, राइट, या फिर और उस ओमिशन ऑब्स्क्यूरिटी की वजह से यूजर है वो मिसलीड हो सकता है, तो ऐसी कोई भी चीज हमें सपोर्ट नहीं करनी चाहिए, वो हमारी इंटीग्रिटी नहीं है। अगर वो गलत है तो हमें गलत बताना चाहिए, यहाँ पर गलती है, ये इंफॉर्मेशन गलत है या फिर ये इंफॉर्मेशन में ये चीज आपने नहीं बताई है तो ये गलत है, तो यहाँ पर इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं हो पा रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ भी फ्रॉड हुआ है कोई भी कंपनी में, तो वो फ्रॉड हुआ है तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फ्रॉड हुआ है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर अपने रिपोर्ट में वो डिस्क्लोज करे। अगर कंपनी है वो फ्रॉड को रिपोर्ट नहीं कर रही है, राइट, तो वो क्या हो रहा है, वो ऑब्स्क्यूर कर रही है, छुपा रही है ना वो चीज है, और फ्रॉड हुआ है वो अगर यूजर्स को पता नहीं चलेगा तो शायद वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिसलीड करेंगे, उनको लगेगा कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सही है, सारे ही एम्प्लॉइज अच्छे से काम कर रहे हैं, जो चीज दिखाई है वही सही है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। तो ऑडिटर को वो चीज को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, अगर वो गलत है तो उनके ऑडिट रिपोर्ट में एटलीस्ट उनको इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि यूजर्स ऑफ दैट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उनको पता चले, राइट। कोई भी रीजन से मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन को सपोर्ट नहीं करेंगे। दिस इज एन इंटीग्रिटी, राइट, दिस इज वन ऑफ द मतलब फर्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल रहेगा। इसमें क्या याद रखना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट, फेयर डीलिंग एंड ट्रूथफुलनेस, राइट। यहाँ पर जो दिए गए हैं वो सारे ही वर्ड्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, और यहाँ पर नेग्लिजेंटली या फिर ओमिट या फिर ऑब्स्क्यूर कर रहे हैं अगर कोई भी इंफॉर्मेशन, तो उनको कभी भी सपोर्ट नहीं करना है। नोविंगली पता हो कि यहाँ पर ये गलत है तो उसको कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। दिस इज इंटीग्रिटी। फिर है ऑब्जेक्टिविटी। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम इंडिपेंडेंटली अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करें, राइट। जो रीजनेबल एश्योरेंस लेकर हमें जो ऑडिट के लिए जो है कि रीजनेबल एश्योरेंस लेकर हमें अपना ओपिनियन देना है, रिपोर्ट देना है, तो वो जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव हमें मेंटेन करना है। वो किसी भी रीजन से हमारा ऑब्जेक्टिव है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। The principle of objectivity requires an auditor not to compromise professional judgment because of bias, conflict of interest or undue influence of others. Auditor है उनका कभी भी ऑब्जेक्टिव है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए ड्यू टू बायस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या फिर इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से। मतलब अगर मैं ऑडिट कर रहा हूं किसी कंपनी का और मुझे फ्रॉड मिला है और वो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, राइट, तो मैं उनको बोलूंगा कि भाई ये ऐसा नहीं चलेगा, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट तो करना ही चाहिए। तो वहां पर मैं अपनी इंटीग्रिटी मेंटेन कर रहा हूं। बट अगर वो मुझे बोल रहे हैं कि भाई इसके लिए हम आपको 50 लाख रुपए देंगे, 1 करोड़ रुपए देंगे, और उस वजह से वो फ्रॉड को मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं, मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी दिखाने के लिए फोर्स नहीं करता हूं, मैं अपने रिपोर्ट में भी नहीं दिखाता हूं, तो वहां पर मेरा ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, क्योंकि वहां पर मुझे क्या मिल रहा है, कुछ फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, मुझे एक्चुअल में इंडिपेंडेंटली वर्क करना है बट मुझे पैसे मिल रहे हैं इसलिए मैं इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर रहा हूं, तो ये मेरी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है।
राइट। अगर कोई भी रीजन से मैं बायस हो रहा हूं या किसी का इन्फ्लुएंस है, कोई मेरे रिलेटिव होंगे तो वो मुझे इन्फ्लुएंस करेंगे, तो वहां पर ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन नहीं हो पाएगी। तो आपका अपना जो ऑब्जेक्टिव है इंडिपेंडेंटली ओपिनियन एक्सप्रेस करना, वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए ड्यू टू एनी रीजन, बायस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस। It requires that a professional accountant shall not undertake a professional activity if a circumstances or relationship unduly influences the accountant's professional judgment regarding the activity. Simple. अगर प्रोफेशनल अकाउंटेंट को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अपना ऑब्जेक्टिव है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है ड्यू टू रिलेशनशिप या कोई भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो ऐसी एक्टिविटी को कभी एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए। सिंपल। तो ये था ऑब्जेक्टिविटी, राइट। अगर आपको कुछ भी बीच में समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करूंगा, राइट। फिर है थर्ड है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंशन ड्यू केयर। प्रोफेशनल अकाउंटेंट है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, प्रोफेशनली जो उनको नॉलेज होने चाहिए, एक्सपर्टीज है वो होनी ही चाहिए और उनको मेंटेन भी करनी है, अपडेट भी होते रहना है। कोई भी एक्ट, लॉ, रेगुलेशन किसी में भी अगर चेंजेस आ रहे हैं तो वो उनको पता होने चाहिए और उसी के हिसाब से अपना पूरा काम करना चाहिए। उन्हें केयरफुली वर्क करना है, नेग्लिजेंटली कोई भी काम नहीं करना है, जो काम जिस तरह से होना चाहिए उसी तरह से करना चाहिए, राइट। यह है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, तो उसे मेंटेन करना रहेगा क्योंकि ऑडिटर के ऊपर ट्रस्ट किया जाता है, तो वो ट्रस्ट या फिर क्वालिटी मेंटेन करने के लिए प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट होना जरूरी है। A professional accountant shall comply with principle of professional competence and due care, which requires an accountant to attain and maintain professional knowledge and skill at the level required to ensure that a client or employing organization receives competent professional service based on current technical and professional standards and relevant legislation, and act diligently and in accordance with applicable technical and professional standards. जो भी सीए इन सर्विस है या फिर सीए इन प्रैक्टिस है, कोई भी है, उनको स्किलफुली एक्सपर्टीज अपनी नॉलेज के हिसाब से ही काम करना चाहिए, वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, लॉ, रेगुलेशन जो भी है उन सभी से वो अपडेटेड होना चाहिए और उसी हिसाब से उनका अपना काम होना चाहिए और उनको डिलीजिएंटली वर्क करना है एप्लीकेबल टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। कंपिटेंट वो होना ही चाहिए, तभी क्वालिटी है वो अश्योर कर पाएंगे, हम क्वालिटी वर्क हम प्रोवाइड कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑडिटर में, अगर मैं किसी भी कंपनी का ऑडिटर हूँ, राइट, और उनको इंड एस एप्लीकेबल है, राइट, और मैंने इंड एस के बिना ही वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हुए हैं, उन्हीं को अश्योर कर दिया कि हाँ ये बराबर है, या फिर इंड एस में कोई अपडेट आया है, कोई लॉ रेगुलेशन में अपडेट आया है और वो उन्हें देखे बिना या उन अपडेट कि यहाँ पर एप्लीकेबिलिटी है या नहीं उसके बिना ही मैंने रिपोर्ट साइन कर दिया, तो वहां पर मैं प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट नहीं हूं, मैंने केयर नहीं, नेग्लिजेंटली वर्क किया है, जो गलत चीज, राइट। तो यहाँ पर ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स है वो ब्रिज होगा, ये ध्यान हमें रखना है। Diligence includes responsibility to act carefully, thoroughly and on a timely basis in accordance with requirement of an assignment. हमें केयरफुली वर्क करना है, थरोली पूरा ही चेक करना है जो नेसेसरी है, और टाइमली बेसिस पर जो भी असाइनमेंट की टाइमलाइन है, डेडलाइन है, उनको भी हमें रिस्पेक्ट करना है और उसी हिसाब से हम काम करेंगे, राइट। देन कॉन्फिडेंशियलिटी, जो भी चीजें हमें पता चल रही है, क्योंकि कोई भी क्लाइंट का अगर हम ऑडिट कर रहे हैं या फिर अगर सीए है वो कोई भी एम्प्लॉयर के मतलब एम्प्लॉयर के वहां पर जॉब कर रहे हैं, तो वहां पर बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो पता चलने वाली है जो पब्लिक को इन जनरल पता नहीं होंगे, तो वो किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। शेयर करके कोई भी पर्सनल बेनिफिट भी नहीं लेना है, थर्ड पार्टी के बेनिफिट के लिए भी कुछ भी चीजें शेयर नहीं करनी है। इन सोसाइटी में मतलब सोशल वर्क, सोशल फंक्शंस में भी हमें कभी डिस्कस नहीं करना चाहिए अपने क्लाइंट के बारे में, क्योंकि ये सारी चीजें कॉन्फिडेंशियल होती है, राइट। Confidentiality principle requires a professional accountant to respect the confidentiality of information required as a result of professional or business relationship. Professional या business relationship में कोई भी information मिल रही है तो वो confidentiality maintain करनी रहेगी। Confidentiality serves the public interest because if it facilitates the free flow of information from the professional accountant's clients or employing organization to the accountant with the understanding that the information will not be disclosed to third party. ये अंडरस्टैंडिंग के साथ ही हमें कोई भी डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है कि ये थर्ड पार्टी को हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे और हमें ये नहीं करनी चाहिए। However, such confidential information may be disclosed, for example, when it is required by law,
when it is permitted by law and is authorized by the client or employer, or there is a professional duty or right to disclose when not prohibited by law. हम कौन सी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं? जो रिक्वायर्ड बाय लॉ है, कोई भी कोर्ट वगैरह में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, या फिर परमिटेड बाय लॉ है, कुछ चीजें हैं वो सभी को बता सकते हैं, देन इट्स फाइन। या फिर क्लाइंट या एम्प्लॉयर है वो परमिट कर रहे हैं, या फिर हमारी प्रोफेशनल ड्यूटी है, या फिर राइट टू डिस्क्लोज है, तभी हमें डिस्क्लोज करनी चाहिए, बाकी हमें डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन बना सकता है कि इसमें से कोई भी एक सिचुएशन दी, इसमें ऑडिटर ने कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर की, तो वेदर कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल इज ब्रोकन और नॉट, राइट? ऐसा कुछ भी क्वेश्चन प्रैक्टिकली बना सकते हैं। तो ये आपको याद रखना रहेगा कि कौन से सिचुएशन में कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब अगर कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करे तो कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच नहीं हो रही है, राइट? इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, परमिटेड बाय क्लाइंट और एम्प्लॉयर जो भी है, या फिर ड्यूटी टू डिस्क्लोज, या फिर राइट टू डिस्क्लोज, राइट? सभी ऑडिटर है, प्रोफेशनल अकाउंटेंट है, उनको वो चीज इन्फॉर्म करनी चाहिए, शेयर करनी चाहिए, राइट? ये कॉन्फिडेंशियलिटी थी। मतलब कि अगर किसी भी क्लाइंट का ऑडिट कर रहा हूं, राइट, तो अगर कोई भी इनसाइडर इंफॉर्मेशन है और उस वजह से शेयर प्राइसेस के बढ़ने का चांसेस है, तो वो चीज में किसी को बतानी नहीं चाहिए। कोई भी नए क्लाइंट्स या फिर कॉम्पिटिटर का डेटा, उनके कस्टमर्स का डेटा कॉम्पिटिटर के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। ऐसी कोई भी चीज, या फिर कोई ऐसी सीक्रेट फॉर्मूला या डिजाइन या रेसिपी है, तो वो किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। ये कॉन्फिडेंशियलिटी के एग्जाम्पल हो सकते हैं। Professional behavior. It requires an accountant to comply with relevant laws and regulations and avoid any conduct that the accountant knows or should know might discredit the profession. प्रोफेशनल अकाउंटेंट है, उनको कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए जिस वजह से जो प्रोफेशन है उनकी डिस्क्रेडिट हो। लॉ रेगुलेशन के हिसाब से उनको अवॉइड नहीं करना चाहिए, या फिर कोई भी ऐसा काम कि जिस वजह से अगर प्रोफेशन की डिस्क्रेडिट हो सकती है, उनकी इमेज खराब हो सकती है, ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए। वो नहीं करेगा तभी वो प्रोफेशनल बिहेवियर मेंटेन कर रहा है, ऐसा माना चाहिए। A professional accountant shall not knowingly engage in any employment, occupation or activity that impair or might impair the integrity, objectivity or good reputation of the profession, and as a result would be incompatible with the fundamental principles. उनको कभी भी इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी या रेपुटेशन ऑफ द प्रोफेशन है, वो कभी भी उनको ब्रेच नहीं करनी चाहिए। वो प्रोफेशनल बिहेवियर उनको मेंटेन करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, किसी का फ्रॉड मैंने छुपाया था और मैं फिर पकड़ा जाऊं, राइट, कंपनी भी पकड़ी जाए और उनके साथ ऑडिटर भी पकड़ा जाए, तो वो डिस्क्रेडिट करेगा, राइट? तो वहां पर प्रोफेशनल बिहेवियर मेंटेन नहीं हुआ है, राइट? ऐसी कोई भी चीज नहीं करनी है जो लॉ रेगुलेशन को हम अवॉइड कर रहे हैं या फिर डिस्क्रेडिट कर रहे हैं प्रोफेशन को, राइट? तो ये प्रोफेशनल बिहेवियर होगा। तो ये थे 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। इंटीग्रिटी मतलब कि स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है, ऑनेस्ट रहना है, ट्रूथफुलनेस और फेयर डीलिंग करनी है। कोई भी ऐसी चीज को हम सपोर्ट नहीं करेंगे जो ओमिट, उसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन है वो नेग्लिजेंटली प्रेजेंट की है, या फिर ओमिट या फिर ऑब्स्क्यूर्स, और उस वजह से यूजर है वो मिसलीड हो रहा है, राइट? सेकंड, ऑब्जेक्टिविटी। हमारा ऑब्जेक्टिव कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए ड्यू टू बायस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस, राइट? थर्ड वन, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंशन ड्यू कर। प्रोफेशनल अकाउंटेंट है, उनको प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होना चाहिए विथ अपडेटेड लॉ रेगुलेशन, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, और उनको डिलीजेंटली उनके साथ काम करना रहेगा, केयरफुली काम करना चाहिए। फोर्थ वन, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, क्लाइंट या फिर एम्प्लॉयर के पास से जो मिली है वो कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। वो शेयर कर सकते हैं अगर इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, परमिटेड बाय लॉ, it is permitted by employer or client, or if it is a right or a duty to disclose to the professional body, या फिर किसी को वो उनका राइट है या फिर उनका ड्यूटी है रिपोर्ट करना, डिस्क्लोज करना, तो वो कर सकते हैं। एंड फिफ्थ वन, प्रोफेशनल बिहेवियर। लॉ रेगुलेशन को अवॉइड नहीं करना है और ना ही ऐसी कोई चीज करनी है कि जिससे प्रोफेशनल, हमारे जो प्रोफेशन है उनकी डिस्क्रेडिट हो, राइट? ये 5 प्रिंसिपल्स है, इसमें से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। इस चैप्टर का वेटेज भी बढ़ गया है, तो पूरे चांसेस है कि इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट? होप यू आर क्लियर विथ इट, राइट? चलिए, तो ये था हमारा पार्ट 1 जिसमें हमने एथिक्स के बारे में थोड़ा सा समझा और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स समझा। होप यू आर क्लियर विथ इट। सो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट, सजेशन और रिव्यूज,
एंड सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिपेंडेंस के बारे में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।